चलिए दोस्तों, आज एक बात करते हैं। कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक यंग बॉय जो कि यूनिवर्सिटी के प्लेग महामारी के फैल जाने से बंद हो जाने के कारण अपने घर में वापस आना पड़ा था उनको। और वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे और जो भी हो, एप्पल हो या मैंगो, जो भी ट्री हो, लिखा तो एप्पल का जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण मजबूर थे कि उनको आना पड़ा, ठीक है। और वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे और कहा जाता है कि वो 7th मंथ बेबी थे, मतलब 7 महीने का बच्चा, जिसके पिता शायद गुजर गए थे। माँ ने दूसरी शादी कर ली, नानी ने पाला। और वो बचने वाला लड़का, जिसको उम्मीद लगाई जाती जो बचेगा नहीं, वो बचा भी और इतना फिजिक्स को दिया और दे के गए, जो आप कह सकते कि 85% तक उनका कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में। तो बस उनके बारे में ये कहा जाता है, दिमाग का उतना तेज नहीं था लेकिन बड़ा ही क्यूरियस स्टूडेंट था, मतलब जिज्ञासु बच्चा था, ठीक है। तो सब कुछ हमारे तेज होने से नहीं होता, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, हम उसको चीज़ों को सीखना चाहते कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है उनका। क्योंकि उससे पहले भी एप्पल गिरा होगा, ठीक है, उनका ही सोचना कि वाई दिस एप्पल फॉल डाउन, ये नीचे ही क्यों गिरा, इस बात के पीछे लग गए और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोज दिया, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोजा तो लॉज ऑफ मोशन भी खोजा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन भी दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी दिया, कैलकुलस का भी पूरा बुक छाप दिया उन्होंने, ठीक है। ऑप्टिक्स के बारे में बताया, ठीक है। गैस करेक्शन भी किया उन्होंने गैसेस थ्योरी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो कहने का तो है सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने खुद को हमारे हिसाब से एक बियॉन्ड द लिमिट, एक सीमा के बाहर ले गया। और बाहर ले जाने के बाद आपको हर चीज़ें क्लियर समझ में आने लगती है। शायद ऐसा ही हुआ होगा उनके साथ, इसलिए बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। तो अब हमें ज़िंदगी में तेज है कि नहीं, इस बात पे मैटर नहीं करता है, सीखना कितना चाहते हैं इस बात पे मैटर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल। तो मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विद विजय सर पर स्वागत करता हूँ। और आज जो मेरी सीरीज चल रही है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसकी 8 नंबर लेक्चर रिकॉर्डेड होने जा रही है, जो कि है हमारा बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, इस बात को समझते हैं, और ये क्यों लाना पड़ा और क्यों आया और किसने दिया और क्या करता है, ये सब समझते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, बायो और सावर्ट, ठीक है। बायो और सावर्ट 2 लोग थे। इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर के लिए उसके कुछ डिस्टेंस पर, वायर से कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला डेवलप किया, और वो भी विद द एक्सपेरिमेंटली, यानी कि प्रयोग के आधार पर उन्होंने कैलकुलेट किया, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट लॉ, 2 व्यक्ति थे, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें एक करंट कैरिंग वायर के से कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है उसको निकालने का प्रयास किया, ठीक है। तो जब ये प्रयास कर रहे थे वो, तो किस तरह से सेटअप लिया और कैसे किस चीज़ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस किस पे डिपेंड हुई, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, बहुत पतला सा कंडक्टर कह सकते हो आप, हम आपको दिखाया है, थोड़ा हैवी लेकिन ये पतला है। एक्स वाई एक कंडक्टर है, यानी कि वायर है, चालक है, ठीक है। अब इस वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई। अब ये आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके एक छोटे से टुकड़े से, यानी वायर की लंबाई भी कुछ होगी, एल मान लेते हैं, तो उसकी डी एल लंबाई से, कितनी लंबाई से, डी एल लंबाई से एक, इसको हम लोग बोलते हैं करेंट एलिमेंट। जब आप क्या करते हैं, उस पूरे लेंथ के एक छोटे से हिस्से डी एल को लेते हैं और जिसकी दिशा करंट के डायरेक्शन की दिशा की ओर होती है, तो उसको हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उसको करंट एलिमेंट कहते हैं, आई डी एल। क्या कहते हैं, आइडियल वेक्टर, उसको एज ए वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसके डायरेक्शन, उस लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अलाउ होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेटअप लिया जिसमें एक्स वाई कंडक्टर लिया, आइडियल करंट एलिमेंट को कंसीडर किया और उससे आर डिस्टेंस पर, ये आर एक पोजीशन वेक्टर है, आर को यहाँ पर एक वेक्टर के रूप में ट्रीट करते हैं, ये डिस्टेंस जो है एक पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना शुरू किया, ठीक है। और ये जो करंट एलिमेंट था आइडियल, वो आर के साथ कुछ एंगल भी बनाना था, वो एंगल कितना था, थीटा, तो इसको भी रखा गया। क्योंकि ये करंट एलिमेंट डी एल लंबाई के लिए था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम रखी गई, यानी कि डी भी रखी गई, ठीक है। तो आइए अब उन्होंने एक एक करके जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उनको क्या क्या मिला उसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ रिलेशन चेक किया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड करंट पे निर्भर करता है। तो उनको जब उन्होंने करंट को बढ़ाया और घटाया, यानी करंट की वैल्यू को दुगुना किया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गया, करंट की वैल्यू को 4 गुना तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना, करंट की वैल्यू को आधा तो मैग्नेटिक फील्ड आधा। इससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने चेक किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते थे। देखिए, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन वन फंक्शन पे डिपेंड करती है, तो अब जब एक को चेंज कर रहे होते हैं तो बाकी 3 या 4 जो भी है उनको कांस्टेंट रखा जाता है। कोई एक चीज़ वैरी करो, बाकी रोक के रखो, बाकी परिवर्तन ना आने दो, नहीं तो सबके परिवर्तन आने लग जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड या डाटा सही नहीं होगा, ठीक है। तो जब वो करंट पे देख रहे थे तो उस समय बाकी तीनों चीज़ को चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब आते हैं, उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को लंबाई के अकॉर्डिंग चेक किया, तो लंबाई के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, यानी लेंथ बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रही थी, होनी भी चाहिए। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, करंट अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपके मैग्नीट्यूड भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अगला है डिस्टेंस पर। आप खुद जानते हैं कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट क्लोज में ज़्यादा होता है और डिस्टेंस जाने पे, दूर जाने पे घटने लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डीवी का जो देखा गया तो डिस्टेंस के लिए 1/स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि तेजी से घटता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो वायर से दूर जाने पर तेजी से घटता है, ठीक है। उनको एक्सपेरिमेंट से पता चला। और अगला था कि डीवी समानुपाती साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर। तो आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो साइन थीटा था, यानी थीटा था, उसके साइन पे डिपेंड किया। ये कैसे पता चलेगा, अब मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर θ1 होगी 0, ठीक है। अगर हम इधर सीधा बात कर लें तो इधर थीटा हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। और इधर बात कर लें तो अगर आपका आईडीएल है ऊपर की ओर, आर आएगा नीचे की ओर। देखिए, इधर आर भी इधर ही होगा, तो आर इधर, आईडीएल भी इधर, तो थीटा 0 डिग्री। इधर देखिए, आईडीएल इधर जा रहा है और आर आपका इधर है, तो थीटा 90 डिग्री। इधर क्या है कि थीटा 180 कैसे होगा, चेक करिए। तो चेक करते हैं, अगर हम लोग आईडीएल ऊपर जा रहा है और आर नीचे आ रहा है तो 180 डिग्री, क्योंकि ये थीटा के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलती है। हम लोग जानते हैं कि एक वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ होता है। इसलिए कहा जाए तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर पर डिपेंड किया, यानी कि उनको 4 चीज़ों पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली, ठीक है। जब चारों फार्मूले को एक साथ किया गया तो डीवी बराबर आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर फाइंड हुआ उनको, ठीक है। अब वहाँ पर से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है के, और के का वैल्यू जो होता है μ0/4π होता है। एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला। μ0/4π क्या हुआ, तो μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या है, तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, मीटर लेंथ होगा और 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। इसको अभी निकाल लेंगे। और फिर देखो यहाँ पर अब हम लोग को μ0 क्या होता है, μ0 क्या हुआ, तो μ0 इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कि अगर दो मीडियम, हमारे पास कोई मीडियम है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड बड़ी इजीली उससे प्रोपेगेट कर रहा है, चल रहा है, जा रहा है, गुजर रहा है, तो उस समय उसकी परमिएबिलिटी अच्छी कही जाएगी, ज़्यादा कही जाएगी। और अगर किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड रखा गया और वो कम प्रोपेगेट कर रहा है, कम चल रहा है, तो उस समय उसकी परमिएबिलिटी वीक कही जाएगी, खराब कही जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और μ0 का मतलब होता है कि फ्री स्पेस या एयर या फ्री स्पेस के लिए एक ही होता है। अब बात करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा इस तरह से। तो अगर हम लोग बात करें dV बराबर, तो ये आ गया μ0/4π IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बट अगर हम इसको चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, किसको, इस वैल्यू को, मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को। अगर हम लोग जानते हैं कि आर, अगर इधर के यूनिट वेक्टर को हम लोग आर कैप से दिखाते हैं, तो ये होता है आर वेक्टर बट्टे मॉड ऑफ आर, आर वेक्टर बट्टे मॉड ऑफ आर। यहाँ पर मॉड ऑफ आर हुआ, तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बात करें कैसे वेक्टर में चेंज करेंगे, तो μ0/4π IDL। अब देखो, आईडीएल साइन थीटा और आर कैप देते हैं तो वेक्टर आ जाता है हमारा, और आर कैप देते हैं तो आर कैप की जगह रखेंगे कितना, तो आर कैप की जगह रखेंगे आर बट्टे वेक्टर आर बट्टे मॉड आर। आप जानते हैं आईडीएल साइन थीटा इंटू आर और बट्टे आर क्यूब क्यों हो जाएगा, देखो एक मॉड आर भी है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो 3 गो हो जाएगा आर क्यूब। ये बड़ा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या होता है, तो इसको इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं। अब जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच जब भी क्या आता है, यहाँ पर देखिए आईडीएल भी एक मेरा वेक्टर है और आर भी एक वेक्टर है, उसके बीच साइन आ रहा है, तो साइन थीटा जहाँ भी आता है तो वो क्या बताता है, साइन थीटा बताता है कि ये डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। तो आईडीएल क्रॉस आर,
ठीक है आर, और नीचे आ जाएगा अब आर क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में आपका जो होता है ये इतना होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये हो गया। अब डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो आइडियल आप देख रहे हो कैसे निकालना है, आइडियल क्रॉस आर। क्रॉस वाला हम आपको पढ़ा रखे हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको डायरेक्शन पूछा जाए वायर के लिए तो हम अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अपनी 4 उंगलियों को, राइट हैंड की 4 उंगलियों को करंट एलिमेंट के डायरेक्शन से उस तरफ मोड़ना है जिधर आपका डिस्टेंस हो। तो देखिए करंट एलिमेंट इधर जा रहा है, तो ये रहा मेरा करंट एलिमेंट और इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट से आर इधर है, तो आर की ओर मोड़ेंगे तो मेरा अंगूठा अंदर आ रहा है। अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर। देख लो, आप सोच लो, ये आपका स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इधर आपका डिस्टेंस है। ये स्ट्रेट वायर है, इधर डिस्टेंस है। तो स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट वायर के करंट से हम इधर मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर है। अंगूठा अंदर है मतलब क्रॉस को दिखाते हैं अंदर से। ठीक है, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर हम आपको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम जानते हैं यहाँ पर dB आया है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 to L, क्योंकि हम लोग DL लेंथ के लिए निकाले। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे 0 to L तो टोटल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक। ओके, तो अब जो है इसके आगे भी कुछ टॉपिक हैं। जैसे पूछा जाता है इसमें कि बायट-सावर्त लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, यानी कुछ समानताएं हैं और कुछ विषमताएं होती है दोनों में, ये क्या होती हैं। ठीक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसकी और ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी बिटवीन बायट-सावर्त लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, पूछा जाता है ये, इसको समझना जरूरी है। तो कूलम्ब्स लॉ और बायट-सावर्त लॉ में कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिसिमिलरिटी है। तो आइए पहले इनको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बायट-सावर्त लॉ होता है dB = μ0/4π IDL क्रॉस R और बटे R की। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें कूलम्ब फोर्स तो ये होता है K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी कुछ डिसिमिलरिटी चेक करनी है। पहली सिमिलरिटी जो दिख रही है आपको, साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि बोथ, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, चलो ठीक है अभी फिलहाल, तो क्या लिखेंगे आइडियल साइन थीटा बटे आर। क्योंकि जब भी मैग्नीट्यूड आप निकालते हो ना, तो मैग्नीट्यूड हमेशा हम लोग स्केलर से निकालते हैं और वेक्टर तो डायरेक्शन के लिए यूज करते थे। यहाँ पर ये फार्मूला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब चेक करना दोनों में क्या आ रहा है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, r², यानी कि बोथ लॉ ओबे इन्वर्स स्क्वायर रूल। इन्वर्स स्क्वायर रूल क्या कहलाता है कि अगर कोई फंक्शन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसको स्क्वायर इन्वर्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो बायट-सावर्त लॉ में भी डिस्टेंस 1/r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और यहाँ पर भी 1/r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गई सिमिलरिटी की बोथ फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। याद रखना आप इसको। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें क्या समझना चाहेंगे। दूसरा देखा जाए तो एक है करेंट एलिमेंट, यानी जो कि वेक्टर के फॉर्म में। तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी के कारण होता है, जबकि कूलम्ब फोर्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी के कारण होता है, क्योंकि चार्ज कैसा होता है, स्केलर। तो चार्ज होता है स्केलर। ठीक है, जबकि ये आइडियल क्रॉस आर क्या होता है, वेक्टर। तो ये यहाँ पर डिसिमिलरिटी हो गई, इसकी क्या हो गई, डिसिमिलरिटी। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन में एक और चीज़ होता है इसमें, ये भी डिसिमिलरिटी के अंदर आएगा। अगर आप देखो तो आइडियल क्रॉस आर, यानी आइडियल जिस प्लेन में मेरा सिचुएटेड था उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, या तो अंदर या बाहर। यानी कह सकते हैं कि आइडियल के परपेंडिकुलर आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर बात करें दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में, तो वो उसी प्लेन में लगता है जिस प्लेन में दोनों चार्ज रखे होते हैं। ठीक है, दोनों चार्ज रखे होते हैं। ये भी इसकी क्या हो गई, डिसिमिलरिटी हो गई। क्या हो गई, डिसिमिलरिटी। तो आइए क्या चेक करें। पहला क्या हुआ दोनों में सिमिलरिटी कि दोनों स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरा क्या हुआ था, एक स्केलर क्वांटिटी के लिए मिलता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए मिलता है। तो तीसरा था कि एक डायरेक्शन जो होता है
उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जिसमें ये करंट एलिमेंट और ये पॉइंट या डिस्टेंस सिचुएटेड होते हैं, जबकि कूलम फोर्स जो होता है उस प्लेन में ही लगता है जिस प्लेन में दोनों चार्ज होते हैं, पैरेलल लगते हैं। ठीक है, तीसरी और ये चौथी बात क्या करनी है, तो चौथी बात क्या होती है कि चलिए तो फॉलो कर लिया हमने। ठीक है, अब जो है दोनों में एक रिलेशन आता है जिसको आप फाइंड कर सकते हैं कि क्या रिलेशन आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ की एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच एक बहुत अच्छा गुड रिलेशन होता है जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या रिलेशन होता है इसको हम यहाँ पे एक बार एटलीस्ट डिराइव जरूर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है 8 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी के, वहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि हम लोग अपने मन से मान लें कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये गुना कर दिया हमने। ठीक है, फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि म्यू नॉट में अपने मन से 4 पाई से गुना कर सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई से म्यू नॉट में 4 पाई से डिवाइड, एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई से गुना कर सकते हैं। और आपको दोनों वैल्यू पता है, हम लोग को पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, तो 10 के पावर -7 अभी पढ़े, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हम लोग 9 × 10⁹, कितना पढ़े हैं 9 × 10⁹। तो सभी जानते हैं। अब आइए यहाँ पर सभी क्या जानते हैं, तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह हम लोग रख सकते हैं 10 के पावर -7। ठीक है, और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 9 × 10 के पावर 9, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, ये देखो हमको 1/, तो नहीं, हमको सीधा है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, यानी कि 1/9 × 10⁹ आएगा। ठीक है, अब दोनों को चेक करते हैं, तो 1/9 × 10⁹ और नीचे जाएगा तो 9 7 16। ठीक है, अब इसको चेक करिएगा आप जरा, इसको एक डाटा सेट में मैच करा सकते हैं जो कि बहुत ही यूनिवर्सल डाटा है। देखो 3 × 9 और 10 के पावर 8 का 8 गुना 16। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10 के पावर 8 होती है। कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 होती है। और ये किसके बराबर हो गया, तो शुरू से क्या चलता रहा है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि c² बराबर करेंगे तो ये होगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक और बात होगी कि c = अगर लिखना चाहेंगे तो 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चेक करना आप, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही गुड रिलेशन आया है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड होती है c और लाइट की स्पीड होती है, और लाइट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जिस वाइब्रेशन से लाइट जो है एक थर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। तो सबसे पहले बात कि यहाँ से 3-4 सवाल पूछते हैं। एक सवाल क्या पूछा जाएगा, देखो इधर है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट है तो इसका अगर यूनिट पूछ ले कोई तो मीटर/सेकेंड, और डायमेंशन पूछे तो L/-1। ठीक है, और ये रिलेशन पूछेगा c = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो आपको c नहीं देगा और डायरेक्टली लिख देगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये c के बराबर होती है, या कह सकते हो इसकी यूनिट पूछ ले तो मीटर/सेकेंड और इसकी डायमेंशन पूछे तो L/-1 होती है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि बायट-सावर्त लॉ आपको एकदम से समझ में आएगा, और एक कितना अच्छा गुड रिलेशन आया है कि स्पीड ऑफ लाइट को आप रिलेट करा सकते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।